नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया था। इसके बाद मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए डेडिकेटेड क्लास लाऊंगा, जो कि मेनली आपका रिवीजन क्लास होगा, जिसमें हम लोग बिहार पुलिस के फेवरेट टॉपिक को देखते हुए क्लास ला रहे हैं। जिसमें से कि आज हमारा टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमने विश्व भूगोल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। विश्व भूगोल के बाद भारतीय भूगोल को भी हमने जड़ से कंप्लीट किया था, और इसके बाद प्राचीन इतिहास जो है ये भी हमने पूरी डिटेल के साथ कवर कराया था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से इन क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले इसको देखना काफ़ी ज़रूरी है, आपका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा इससे। बाकी मेरा मकसद हमेशा से यही है कि आपको एक बेहतरीन तैयारी के साथ एग्ज़ाम में भेजना है, ताकि आप एक सीट अपना कंफर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास की इस क्लास को। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर लेंगे और अपने दोस्तों में इसको शेयर अवश्य करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन इतिहास का पहला टॉपिक है दोस्तों, अरब एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। तो जो बाहरी आक्रमणकारी आए थे उसके बारे में यह चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। तो पहला प्रश्न है हमारा 134 नंबर का, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो ये था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। पूरा डिटेल से इसको कवर करेंगे ताकि क्वेश्चन के अलावा भी आपको आगे पीछे का सारा नॉलेज हो जाए और आपकी तैयारी जो है और भी सुदृढ़ हो जाए। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। उसके नेतृत्व में 712 ईस्वी में भारत के सिंध क्षेत्र पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत पर अरब आक्रमण के साक्ष्य चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख ए सिंध तथा 9वीं शताब्दी की बिलादुरी की रचना किताब फतुह उल बलदान से प्राप्त होती है। उस समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। इस आक्रमण में अरबों की विजय हुई थी। तो इन तमाम बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने वाला सुल्तान महमूद था। सोमनाथ मंदिर, जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया और मंदिर के पुजारियों सेवंद राय और तिलक के सहयोग से विजय प्राप्त करके धन को लूटा एवं मंदिरों को तहस नहस करके वापस चला गया। कहा जाता है कि महमूद गजनवी लगभग 6.5 टन सोना लेकर मंदिर से गया था। खजुराहो के चंदेल वंश शासक विद्याधर ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का प्रतिरोध या विरोध किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन इतिहास जो है कहाँ से कहाँ तक कहा जाता है? तो मध्यकालीन इतिहास जो है दोस्तों 5वीं से लेकर के 15वीं सदी तक कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। मध्यकाल को मध्य युग भी कहा जाता है, जो इतिहास के 3 कालखंडों का मध्य भाग है। मध्यकाल का विस्तार 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है। जे.ए. रिकॉर्ड अल्बर्ट हाइमा के अनुसार मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ 476 ईस्वी से माना जाता है तथा इसका अंत 15वीं शताब्दी माना गया है। विभिन्न इतिहासकारों का अपना अलग अलग मत है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत। पहला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का, सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग किसका था? तो ये सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज सैन्य विभाग का प्रमुख था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना और सेना की सजावट की व्यवस्था करना था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने की थी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे। तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था, ये आप ध्यान में रखेंगे।
तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। पटियाली भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कासगंज जिले में स्थित है। अमीर खुसरो दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के एक रहस्यवादी और आध्यात्मिक शिष्य थे। इन्हें उर्दू साहित्य का पिता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: किरान उस सादेन, मिफ्ताह उल फतूह, खजाइन उल फतूह, आशिका और तुगलकनामा, ये सब इनकी रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये अली मर्दन को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दन को बंगाल का गवर्नर यानी कि प्रशासक नियुक्त किया था। अली मर्दन अफगानिस्तान के खिलजी जनजाति का था। वह भारतीय उपमहाद्वीप में आया और खुद को बख्तियार की सेना में भर्ती कराया। बाद में बंगाल अभियान में भाग लिया। इसके बाद इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? बलबन ने दोस्तों अपने को नियाबत ए खुदाई कहा था। गयासुद्दीन बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह गुलाम वंश का शासक था। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों और परंपराओं जैसे सिजदा, पाबोस, जमी बोस तथा नवरोज, जो कि फारसी का नववर्ष होता है, इसकी शुरुआत करी थी। उसने दीवान आरिज नामक रक्षा विभाग की स्थापना की। बलबन की अन्य उपाधियां जिल्ले इलाही और उलूग खां हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान ए चहलगानी को बलबन ने समाप्त किया था। दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश यानी कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपने 40 वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता है। बाद में इसी वंश के शासक बलबन ने इसे समाप्त कर दिया। बलबन ने द्वितीय इलवरी वंश की स्थापना 1265 में की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूर्स फरवरी से जून 1290 में था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया? तो ये स्थान था चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का सुल्तान था, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। इन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की और उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया। चित्तौड़ पर कब्जा उसने राजपूत राजा रतन सिंह को हराकर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं आजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने ही कराया था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में बदली थी? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक एक प्रतिभा संपन्न प्रयोगधर्मी सुल्तान था। उसका मूल नाम मलिक फखरुद्दीन था। मोहम्मद तुगलक के कार्यों में सर्वाधिक विवादास्पद राजधानी का परिवर्तन था। 1326 से 27 ईस्वी में उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद परिवर्तित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता कौन थी? तो ये थी रजिया। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, जो कि 1236 से 1246 ईस्वी में थी। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा था।
इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान का वर्चस्व रहा। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 5 माह 6 दिन तक किया था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? 1320 में की थी। गयासुद्दीन तुगलक, जिसका प्रारंभिक नाम गाजी मलिक था, उसने 1320 ईस्वी में खुसरो खां को पराजित करके गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करवाने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था? तो ये सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश चंगेज खां के समकालीन था। चंगेज खान का समकालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ख्वारिज्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए मंगोल शासक चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में दाखिल हुआ। उसने इल्तुतमिश के दरबार में अपना दूत भेजा ताकि इल्तुतमिश मंगबरनी की सहायता न करे। इल्तुतमिश ने मंगबरनी की सहायता नहीं की और वह 1224 ईस्वी में भारत से लौट गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का महानतम एवं शक्तिशाली शासक था, जिसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। इसी ने सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण करवाया। साथ ही अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल आदि का भी निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इब्न बतूता के बारे में पहला कथन दिया गया है वह मोरक्को से था। दूसरा कथन है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। तीसरा है उसने रहला लिखा था। तो इसमें से जो है सभी कथन सत्य हैं दोस्तों। इब्न बतूता अरबी यात्री, विद्वान एवं लेखक था। इनका जन्म उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को देश में हुआ था। इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1333 में आया था। सुल्तान ने उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। इस पद पर वह पूरे 7 वर्ष तक रहा। उसने रहला नामक पुस्तक लिखी, जो कि अरबी भाषा में लिखी। उसमें उसका यात्रा वृतांत लिखा गया है। वर्ष 1342 में मोहम्मद तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। इसके बारे में विस्तृत विवरण बरनी ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में किया है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह, इसामी की फुतूह उस सलातीन तथा इब्न बतूता के रहला नामक ग्रंथ में भी इस बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को शाहाना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक जो था सिकंदर लोदी था। आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। उसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था, जिसने कि 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली का शासन संभाला था। इसने फारसी में 9000 कविताओं का दीवान लिखा था। नोट में एक बात रखेंगे आप ध्यान में, सिकंदर लोदी को निजाम खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। दोस्तों, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। यह कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी ओर का मुख्य द्वार है।
इसे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1311 ईस्वी में बनवाया गया था। इस प्रवेश द्वार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक नए विभाग की स्थापना किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका मूल नाम उलूग खां था। राजमुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खां को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूरता एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। बरनी, सरहिंदी, निजामुद्दीन बदायूनी एवं फरिश्ता जैसे इतिहासकारों द्वारा सुल्तान को अधर्मी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। वह दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का ही शासक था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद सत्तासीन हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया, परंतु वह अयोग्य निकला। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक यानी जौना खां के नाम पर की थी। अतः जौनपुर एक ऐतिहासिक नगर है यानी कि शहर है। यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो ये प्रथा आरंभ की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ की थी। इसका मूल नाम अली बुरसास्प था। इसने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? तो ये बना था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से लेकर के 1326 ईस्वी तक शासक रहा, खिलजी वंश का दूसरा शासक था, द्वितीय शासक था। इसके बचपन का नाम अली गुरशास्प था। इसने द्वितीय सिकंदर यानी सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। इसने अपने शासनकाल में अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल जैसे प्रसिद्ध इमारतों का निर्माण करवाया। इसकी नीतियों में बाजार नीति सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक का स्वागत हुआ? तो ये इब्न बतूता का स्वागत हुआ था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मध्य एशिया मार्ग होते हुए भारत पहुंचा था। वह 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 दिल्ली का शासक था। सुल्तान उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। वर्ष 1342 में सुल्तान ने इसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें उसने भारत के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के संबंध में वर्णन किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। इसमें कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर में पुरम नामक
उपनगर की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय तुलु वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1509 से 1529 तक शासन किया। उन्होंने अपनी माता नगला देवी के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम यानी कि नागलपुरा नामक एक नगर की स्थापना की। उसने कई मंदिर, तालाब एवं गोपुरम बनवाए। उसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निकोलो कांटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इटालवी यात्री निकोलो कांटी 1420 में भारत आया था। यह विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंश संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु ने शासन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी? तो सबसे पहले घटना घटी थी बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। तो प्रश्नगत घटनाओं का जो सही कालक्रम है यह है बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना 1489 में हुई थी। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह थे। अगला घटना था अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना, जो कि 1490 ईस्वी में हुआ था और संस्थापक थे मलिक अहमद। अगला घटना था पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा, 1510 ईस्वी में हुआ था। फिर जो घटना घटी थी कुतुब शाह का गोलकुंडा राज्य, जो कि 1512 ईस्वी में स्थापित हुआ था और इसकी स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो मार्को पोलो जो था वो इटली का निवासी था। मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। इसका जन्म 1254 ईस्वी में इटली के वेनिस में हुआ था। यह इटली का एक यात्री तथा व्यापारी था। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। इससे जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो ये जो बी नंबर देख रहे हैं आप ऑप्शन, रामानुज, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास, ये कालक्रम के अनुसार सही है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र से हुई थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत एवं उनकी रचनाएं कालक्रम के अनुसार दी गई है। सबसे पहले रामानुज, जो कि 1017 से 1137 ईस्वी के मध्य थे, श्री भाष्यम और गीता भाष्यम इन्होंने इसकी रचना की थी। दूसरे नंबर पे नामदेव आते हैं, जो कि 1270 से 1350 ईस्वी में थे। अभंग इनकी रचना है। फिर चैतन्य का नंबर आता है, 1486 से 1534 तक थे। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत की रचना इन्होंने की थी। फिर आते हैं तुलसी, जो कि 1532 से लेकर 1623 ईस्वी में थे। रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली इनकी रचना है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूफी संत जाने जाते हैं। तो सूफी संत मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। सूफी इस्लाम का एक रहस्यवादी दर्शन है। ये ईश्वर की संगीत के माध्यम से भी खोजते हैं। ये ईश्वर को संगीत के माध्यम से खोजते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये किया था रामानंद ने। रामानंद दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु का काम किए तथा भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रारंभ किया। इलाहाबाद में जन्मे रामानंद ने अपने मत के प्रचार का माध्यम हिंदी भाषा को रखा तथा उन्होंने राधा और कृष्ण के स्थान पर राम और सीता की भक्ति प्रारंभ की तथा ब्राह्मणों की प्रभुता अस्वीकार करते हुए सभी जातियों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया।
रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। इन्हीं से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली थी। कबीर और रैदास सहित रामानंद के 12 शिष्य थे। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों मुगल स्थापत्य और मुगल कालीन साहित्य और चित्रकला। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ये किए गए थे शाहजहां के शासनकाल में। मुगल सम्राट शाहजहां ने सल्तनत काल से चली आ रही सिजदा एवं पैबोस प्रथा का अंत किया तथा उसके स्थान पर मुगल दरबार में शासक के अभिवादन के लिए चाहर तस्लीम और जमीन बोस की प्रथा को लागू किया। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? तो ये जरिया जो है ये नहीं है, बाकी पोलज, पड़ौती और बंजर ये है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में भूमि के निम्नलिखित वर्ग थे। पोलज वैसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था, उसको पोलज कहा जाता था। चाचर ऐसी भूमि होती थी जो कि 3 या 4 वर्षों तक खाली रही हो। बंजर वह भूमि थी जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्षों से खेती न की गई हो। इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सी है? तो ये है मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की आत्मकथा है जो कि जहां आरा के नाम से प्रसिद्ध शाहजहां की बेटी ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जीवनी मुनीस अल अरवा की रचना की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म ईरान में हुआ था। इन्होंने भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद तथा नसरुद्दीन चिराग इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था? तो ये लाहौर था। मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। 1524 ईस्वी से लेकर के 1752 ईस्वी तक लाहौर मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। इसी समय में लाहौर अपने गौरव के शिखर पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐतिहासिक कालानुक्रम रूप से ठीक है? तो ये आप देख पा रहे हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये जो है सही है। सही कालानुक्रम इस प्रकार से है, पहले हुमायूं 1530 से 40 एवं फिर 1555 से 56 ईस्वी, फिर अकबर 1556 से लेके 1605 ईस्वी, फिर जहांगीर 1605 से 1627, फिर शाहजहां 1628 से 1658। अगला प्रश्न है दोस्तों अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में स्थित है। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। यह मुगल साम्राज्य का महान शासक था जिसका कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत के मैदान में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी युद्ध के दौरान मारा गया था। बाबर के इस युद्ध में विजयी होने के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नोट में एक बात ध्यान रखेंगे कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हेमू को किसने हराया था? तो हेमू को अकबर ने हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध के समय अकबर मात्र 14 वर्ष का ही था,
बैरम खां अकबर का संरक्षक ने इस युद्ध में अपनी विशेष भूमिका अदा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीन इलाही किसने शुरू किया था? तो दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था। दीन इलाही मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाया गया एक धर्म था जिसका मुख्य आधार एकेश्वरवाद था। इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समाविष्ट किया गया था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल, जबकि इसको स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी की सेवा ग्रहण करने के बाद एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने एक शेर को मार गिराया। इसकी इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर बहार खां ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी तथा अपने पुत्र जलालुद्दीन का संरक्षक एवं शिक्षक नियुक्त किया। यह सूर राजवंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब जो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का एक शक्तिशाली शासक था, वह मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था। नोट में आप यह ध्यान रखेंगे कि आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों, ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने 1573 ईस्वी में गुजरात विजय प्राप्त करने की स्मृति में कराया था। यह दरवाजा जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर निर्मित भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। अकबर द्वारा अनेक भवनों का निर्माण कराया गया, जिसमें प्रमुख है दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, रज्मनामा फारसी में अनुवाद था। तो ये महाभारत का रज्मनामा जो है फारसी में अनुवाद था। हिंदुओं के प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद को रज्मनामा कहा जाता है। इसका फारसी अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के आदेश पर बदायूनी, नकीब खां और अब्दुल कादिर ने किया। फारसी मुगलों की राजकीय भाषा थी। अगला प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? तो ये शासक औरंगजेब था। मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को दोहाद, गुजरात में हुआ था। औरंगजेब वह मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। प्रथम राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी में आगरा विजय के उपलक्ष्य में हुआ था तथा दूसरा विजय देवराई युद्ध में विजय के पश्चात 15 जून 1659 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? तो राजा टोडरमल वित्तीय सलाहकार था। राजा टोडरमल मुगल काल में सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर के वित्त मंत्री के रूप में राजा टोडरमल ने राजस्व एकत्र करने की 10 साला व्यवस्था की शुरुआत 1580 में की थी। अकबर के वित्तीय सलाहकार के रूप में इसने भूमि बंदोबस्त और मालगुजारी में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। प्रश्न है, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था? जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा प्रयोग किए गए शब्द के समान था। 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। जियाउद्दीन बर्नी 1285 से लेकर के 1358 ईस्वी तक
मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान वर्तमान दिल्ली सल्तनत का एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक था। उसने तारीख फिरोज शाही की रचना की। बरनी का फतवा ए जहांदारी धर्म पर उसने चरम विचारों का एक उदाहरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा शहंशाह अकबर के काल में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। इसका निर्माण कार्य 1564 में प्रारंभ हुआ। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर के अन्य महत्वपूर्ण योगदान रहे आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला इत्यादि। अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी? तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में फरगना के बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना के बीच पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। इस युद्ध को पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा मुगल साम्राज्य के द्वितीय शासक नसीरुद्दीन महमूद हुमायूं के जीवन पर लिखी गई एक पुस्तक है, जो कि उसके पुत्र अकबर के शासनकाल में उसके प्रेरणा स्वरूप हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक उदय सिंह था। मुगल शासक अकबर के शासनकाल में 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा था। अपने शासनकाल में मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वारा अकबर की अधीनता न स्वीकार करने के कारण 1567 ईस्वी में उसने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण कर दिया। उदय सिंह ने अपने वीर सैनिक जयमल और फत्ता के नेतृत्व में युद्ध किया और अंत में पराजित हुआ। जयमल और फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। बाद में अकबर ने आगरा के किले के दरवाजे पर जयमल और फत्ता की वीरता की स्मृति में उनकी प्रस्तर मूर्तियां स्थापित करवाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा है यह सासाराम में स्थित है। शेर शाह सूरी या शेर खान भारत में सूर वंश का संस्थापक था। उसका मूल नाम फरीद था। कालिंजर के किले यानी बुंदेलखंड को विजित करने के परिणाम स्वरूप सन 1545 में बारूद के विस्फोट से उसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है, जो शेर शाह के मकबरे के नाम से जाना जाता है, जो शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही निर्मित करवाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो हमीदा बानो बेगम जो थी अकबर की माँ थी। हमीदा बानो सम्राट अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी थी। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 1556 में पंजाब के कालानौर में अकबर का राज तिलक बैरम खां के संरक्षण में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। मुगल शासक मुअज्जम ने शाहू को कैद से मुक्त किया था। बहादुर शाह प्रथम का पूर्वा नाम मुअज्जम और उपनाम शाह ए बेखबर था। इसने 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इसका उत्तराधिकारी जहांदार शाह बना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी?
तो ये संधि 1615 में हुई थी। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद 1605 ईस्वी में आसफ खां, परवेज, मान सिंह तथा अब्दुल खां आदि को एक एक करके मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन सफलता न मिलने के कारण ये लोग वापस चले आए। 1613 ईस्वी में स्वयं जहांगीर मेवाड़ जाकर कई माह तक घेरा डाले रहा, किंतु सफलता न मिलने के बाद खुर्रम को मेवाड़ अभियान का सेनापति बनाकर वापस लौट आया। खुर्रम ने मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह को सिंध संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। अतः 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए जो पत्थर लाया गया था ये मकराना से लाया गया था। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां की अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाया था? तो ये नीति अपनाने वाला अकबर था। अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेने या ग्रहण करने का मार्ग चुना। इसी को सुलह एक कुल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू तथा अकबर के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अफगानों एवं मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत के तीनों युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत शहर कभी नहीं रहा। पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये उपाधि सआदत खां को प्रदान की गई थी। सआदत अली खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मोहम्मद शाह ने दी थी। वह अवध के स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक था, जिसे उसने 1722 ईस्वी में मुगलों से स्वतंत्र घोषित किया था। राज्य और उसका कुछ संस्थापक दिया गया है। जो हैदराबाद के संस्थापक चिनकलिज खां थे, बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, अवध के सआदत खां। इसको आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था? ये अब्दुस सम्मद था। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार अब्दुस सम्मद के नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। आईने अकबरी में मीर सैयद अली और अब्दुस सम्मद के अलावा 15 प्रसिद्ध चित्रकारों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें कम से कम 13 हिंदू चित्रकार थे। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकारों में दसवंत बसावन, मुकुंद सावलदास, अब्दुस सम्मद ये जो है प्रमुख थे। बसावन अकबर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था, क्योंकि वह चित्रकला के सभी क्षेत्रों, रेखांकन, रंगों के प्रयोग, छवि चित्रकारी तथा भूदृश्यों के चित्रण में पारंगत था। बसावन की सर्वोत्कृष्ट कृति है एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन क्षेत्र में भटकता हुआ चित्र। तो ये एक चित्र का नाम है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसके काल में चांदी के जलाली के सिक्के का निर्माण किया गया था? अकबर के काल में किया गया था दोस्तों।
मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में प्रचलित चकोर चांदी के सिक्के को जलाली कहा जाता है। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। वह हुमायूं का उत्तराधिकारी बना। उसके काल में टकसालों को सोने चांदी के सिक्कों में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था? तो ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर को। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल सम्राट जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया था। इसके कार्यकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फर्रुख बेग तथा बिशन दास नामक चित्रकार रहते थे। अबुल हसन को नादिर उजमा तथा उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र के खिताब से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अकबर के द्वारा किया गया था। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन अकबर द्वारा किया गया था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था और उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। जैसे अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया था। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में करवाया था। मजहर की घोषणा 1579 में किया था, 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था और इलाही संवत की शुरुआत 1583 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में थे। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार औरंगजेब के शासनकाल में थे। मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इसका जन्म 24 अक्टूबर 1656 को दाहोद, गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ इसका निकाह हुआ। औरंगजेब मुगल काल का एकमात्र शासक है जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो ये आने वाला था शाह आलम। पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय मराठों के संरक्षण में आ गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में हुआ था, जो वर्तमान समय में हरियाणा में स्थित है। युद्ध के समय मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे। पानीपत के युद्ध में मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुगल के नाम से जाना जाता है। चगताई वंश चंगेज खां के द्वितीय पुत्र चगताई के नाम पर 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य एशिया के मंगोल शासक का एक वंश था। चगताई तुर्क शासनकाल भारत में मुगल नाम से जाना जाता है, जिसकी शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर तथा माता की ओर से चंगेज खां का वंशज था। इस प्रकार बाबर चगताई तुर्क था, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव डाली।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो मिर्जा गालिब बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में थे। मिर्जा असदुल्ला बेग खान, जो गालिब के नाम से जाने जाते हैं, गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर कहा जाता है। गालिब मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो मीर जुमला यह सेनापति था। असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति मीर जुमला था। मीर जुमला औरंगजेब का सेनापति था। औरंगजेब ने 1660 ईस्वी में मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया और उसे असम, पूर्वी क्षेत्रों आदि पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु आदेश दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो जयपुर शहर का संस्थापक सवाई जय सिंह था। जयपुर शहर की स्थापना 1727 में आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी। 1699 ईस्वी में औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। जयपुर अपनी समृद्धि, भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 3 ओर से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसको सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही जो सुमेलित है उसको बताना है। तो औरंगजेब और मनुची ये सुमेलित है। निकोलाओ मनुची एक इतालवी यात्री था। वह औरंगजेब के शासनकाल में 1654 में भारत आया था। मुगल बादशाह तथा उससे संबंधित विदेशी यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। अकबर के दरबार में रॉल्फ फिच आया हुआ था। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था। शाहजहां के समय में पीटर मुंडी और फ्रांसिस बर्नियर आया था। औरंगजेब के समय में निकोलाओ और मनुची आया था। इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मुगल काल का पतन शुरू हुआ था? तो ये पतन शुरू हुआ था आधुनिक काल से। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर 1526 से 1530 में, जो शासक था, 1526 में करता है, पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। मुगल साम्राज्य अकबर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण थे, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी, जागीरदारी व्यवस्था, आंतरिक कलेश या कलह, षड्यंत्र, उत्तराधिकारी नियमों का अभाव आदि। अगला प्रश्न है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे? तो चूड़ामन इनका नेता था, जिसके समय जाट शक्तिशाली हो गए थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामन जाट नेता काफी शक्तिशाली हुए। भरतपुर के जाट राजवंश से ताल्लुक रखने वाले राजा चूड़ामन सिंह सिनसिनी के राजा थे और ये जाट साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। वह भज्जा सिंह के पुत्र और राजा राम के छोटे भाई थे। बाद में उन्होंने एक मजबूत किले का निर्माण करवाया, जो आज भी जाटोल थून गांव, जो जिला भरतपुर में स्थित है, वहीं परकोटे के अंदर ठाकुर चूड़ामन सिंह की समाधि भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गालिब कौन थे? तो गालिब जो थे एक कवि थे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी के एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। इनका मूल नाम मिर्जा असद उल्लाह बेग खान था। 15 जनवरी 1869 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था। शेरशाह ने इस युद्ध के पश्चात अल सुल्तान आदिल या शेरशाह की उपाधि धारण की थी। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों सिख धर्म। इसमें पहला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म जो है 1469 में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में पड़ता है के नाम से विख्यात है। इसकी माता व पिता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालू राम था। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इन्होंने सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने पर जोर दिया। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो इनमें से कोई नहीं, आइए जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर एवं माता का नाम गुजरी था। तो ये माता का नाम रहा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इन्होंने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो किस क्रम के गुरु थे ये पूछा जा रहा है। तो ये 10वें क्रम के गुरु थे। सिखों के गुरु का क्रम आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कुल 10 गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। वह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के एकमात्र पुत्र थे। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी और वह सिख धर्म के पहले गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। द्वितीय सिख गुरु अंगद देव तथा 5वें गुरु अर्जुन देव थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने की थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद का मूल नाम लहना था। अंगद शब्द का तात्पर्य गुरु के शरीर का एक अंग होता है। गुरु अंगद ने गुरु नानक के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरु अंगद हुमायूं और शेरशाह सूरी के समकालीन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के मध्य हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड ह्यूगो द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 13 दिसंबर 1845 को लॉर्ड हार्डिंग ने युद्ध की घोषणा की थी। 10 फरवरी 1846 को सबराव के निर्णायक लड़ाई में लाल सिंह व तेजा सिंह के विश्वासघात के कारण सिखों की पराजय हुई थी। फलस्वरूप उन्हें 9 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा तथा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ।
इसी के पश्चात हेनरी लॉरेंस को सिख राज्य में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये दशम ग्रंथ में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन दशम ग्रंथ पुस्तक में किया गया है। दशम ग्रंथ सिख धर्म के अनुयायियों का धार्मिक ग्रंथ है, जो पूर्ण रूप से 10वें पातशाह का ग्रंथ है। इस ग्रंथ को 10वें पातशाह का ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु वचनों का संकलित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है हमारा दोस्तों, मध्यकालीन का विविध। तो इसमें प्रश्न है, कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो जैनुल आबदीन जो है, ये कश्मीर के अकबर के नाम से जाने जाते हैं। कश्मीर का शासक सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, क्योंकि यह अकबर के समान धर्म सहिष्णु था एवं सामाजिक कार्यों में रुचि लेता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण 1591 ईस्वी में कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने करवाया था। यह मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी वास्तुकला के कारण इसे पूर्व का आर्क डी ट्रायम्फ कहा जाता है। तो ये थी दोस्तों हमारी अभी की क्लास। मिलते हैं आपसे आधुनिक इतिहास की क्लास में। आपसे अनुरोध है कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें तथा इसको एक एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो जब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।